नमस्कार, आप देख रहे हैं दे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इंडिया दिस वीक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सतलुज यमुना लिंक पर हुई तकरार। सतलुज यमुना लिंक कैनाल को लेकर हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी। कहा, सतलुज यमुना लिंक नहर का हुआ निर्माण तो पंजाब में बिगड़ेंगे हालात, खड़ी हो जाएंगी राष्ट्रीय समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड मामले में दिया बड़ा फैसला। एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को किया खारिज। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई कई पहलों की घोषणा, जिनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य तथा पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख, राष्ट्रीय या प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय व जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शामिल है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी की नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख हो जाएगी। वहीं 2020 के अंत तक देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी होंगे। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन की दी मंजूरी। उद्देश्य दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों की स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करना। जारी की गई अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की। आईआईटी मद्रास राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को दी मंजूरी। सरकार ने गैर राजपत्रित पदों और बैंकों के लिए संयुक्त परीक्षा का आयोजन करने के उद्देश्य से एनआरए के गठन का फैसला लिया। और देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेज करने के लिए एक और कदम। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। और अब खबरें विस्तार से। सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। बताते चलें कि बीते मंगलवार को सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार को सीधे सीधे शब्दों में चेतावनी दी है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला और सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को भी। हाल ही में एक बैठक के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को सतलुज यमुना लिंक नहर मुद्दे पर चेतावनी दी है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण पूरा होता है तो हरियाणा के साथ पानी साझा करने का विवाद राष्ट्रीय समस्या का रूप ले सकता है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को केंद्र सरकार के लिए दोनों राज्यों के बीच मध्यस्थता करने के लिए बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया था। सतलुज यमुना लिंक नहर का देश की सुरक्षा से संबंध। पाकिस्तान द्वारा लगातार रूप से उपद्रव भड़काने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा वो प्रतिबंधित सिक्स फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी का मुद्दा राज्य में अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है। पंजाब की मांग। प्रस्तावित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत एक नए न्यायाधिकरण की स्थापना में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए ताकि पंजाब को अपनी कुल आवश्यकताओं तथा आने वाली पीढ़ियों की आजीविका को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त और न्याय संगत तरीके से पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वहीं गौरतलब हो कि साल 1966 में पुराने पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया। इसके साथ ही हरियाणा को नदियों के पानी का हिस्सा देने की समस्याएं उत्पन्न हुई। पंजाब द्वारा नदी या नाले या प्राकृतिक जलधारा के तट से संबंधित सिद्धांतों का हवाला देते हुए रावी और ब्यास के पानी को हरियाणा के साथ साझा करने का विरोध किया गया। पंजाब का कहना है कि इसके
पास किसी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। हालांकि केंद्र द्वारा साल 1976 में अविभाजित पंजाब के 7.2 मिलियन एकड़ फीट में से 3.5 MAF पानी हरियाणा को आवंटित किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी बालकृष्ण इराडी की अध्यक्षता में साल 1986 में जल विवाद के समाधान के लिए इराडी प्राधिकरण का गठन किया गया। प्राधिकरण ने साल 1987 में पंजाब और हरियाणा को मिलने वाले पानी के हिस्से में क्रमशः 5 मिलियन एकड़ फीट और 3.83 मिलियन एकड़ फीट की बढ़ोतरी की सिफारिश की। सतलुज यमुना लिंक नहर पर आइए एक नजर डालते हैं। हरियाणा को सतलुज और उसकी सहायक ब्यास नदी के जल के अपने हिस्से को उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए यमुना तथा सतलुज को जोड़ने वाली एक नहर की योजना बनाई गई थी। इस संबंध में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते पर वार्ता भी हुई थी। सतलुज यमुना लिंक नहर सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ने के लिए 214 किलोमीटर लंबी एक प्रस्तावित नहर है। हालांकि इस परियोजना में कई बाधाएं आईं तथा ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं एक नजर डालते हैं हरियाणा की मांग पर। हरियाणा अपने हिस्से के 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी के लिए सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि पंजाब को इस संबंध में 2002 और 2004 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए। बताते चलें, वर्तमान में हरियाणा को रावी ब्यास नदी का 1.62 मिलियन एकड़ फुट का पानी प्राप्त हो रहा है। और वहीं पीएम केयर्स फंड को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया है जिसमें पीएम केयर्स फंड की राशि को कोरोना महामारी के मद्देनजर एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। 18 अगस्त 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीएम केयर्स के धन पर अपना निर्णय सुनाया। फैसले के अनुसार शीर्ष अदालत ने केंद्र को पीएम केयर फंड के पैसे को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। बताते चले, कोविड-19 के कारण लगाए गए आपातकाल से निपटने के उद्देश्य से पीएम केयर्स फंड्स को केंद्र सरकार ने एक सार्वजनिक चैरिटी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ में पीएम केयर्स फंड्स को स्थानांतरित करने के लिए एक एनजीओ द्वारा एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। गौरतलब है कि एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संगठन एनडीआरएफ में योगदान करने के लिए स्वतंत्र है और ऐसे योगदानों के लिए कोई निषेध नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि पीएम केयर्स फंड को पब्लिक चैरिटेबल फंड के रूप में स्थापित किया गया था, इसीलिए एनडीआरएफ को फंड ट्रांसफर करने के लिए अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड-19 महामारी को रखा था। कोविड-19 को अधिसूचित आपदा घोषित किया गया था। यह मुख्य रूप से राज्य सरकारों को अपने फंड के प्रबंधन में मदद करने और उन्हें कोविड-19 के लिए उपायों में मार्गदर्शन करने के लिए था। जनहित याचिका के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करते हुए पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिनियम के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा किसी आपदा के लिए दिए गए अनुदान को अनिवार्य रूप से एनडीआरएफ को दिया जाना चाहिए। कोविड-19 को अधिसूचित आपदा क्यों घोषित किया गया? ये एनडीआरएफ के तहत राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार एनडीआरएफ आवंटन में 75% का योगदान करेगी। हालांकि धन का उपयोग राज्यों द्वारा केवल आपदाओं के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार कोविड-19 को एक आपदा के रूप में घोषित किया गया था। भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कई पहलों की घोषणा की गई। एक नजर। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कई पहलों की घोषणा की है, जिनमें जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल, स्वास्थ्य तथा पोषण पर ई न्यूज़लेटर आलेख,
राष्ट्रीय प्रवासी पोर्टल और राष्ट्रीय जनजातीय फेलोशिप पोर्टल शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, कैबिनेट सचिवालय में सचिव श्री वीपी जॉय और जनजातीय कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर उपस्थित थे। एक नजर स्वास्थ्य ई पोर्टल पर। श्री अर्जुन मुंडा ने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पर स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किया। ये अपनी किस्म का पहला ऐसा ई पोर्टल है जो एक ही मंच पर भारत के जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी मुहैया कराता है। स्वास्थ्य साक्ष्यों, विशेषज्ञता और अनुभवों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों से एकत्र की गई नवाचारी प्रक्रियाओं, शोध रिपोर्टों, मामला अध्ययनों, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा। ये केंद्र लगातार मंत्रालय से जुड़ा रहेगा और भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित साक्ष्य आधारित नीति और निर्णय लेने के लिए इनपुट उपलब्ध कराएगा। अब एक नजर ई न्यूज लेटर आलेख पर। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता ने एक ई न्यूज लेटर आलेख जारी किया। ये पोर्टल अपनी तरह का पहला है। इस ई न्यूज लेटर को तिमाही आधार पर जारी किया जाएगा। ये आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों के कार्यों को प्रदर्शित करेगा। इससे एक दूसरे की सफलताओं से और असफलताओं से भी सीखने में मदद मिलेगी। बताते चले, गोल का पूर्ण स्वरूप गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 5000 आदिवासी युवाओं को मेंटरिंग देना और उन्हें अपने समुदायों में युवा नेता बनने में सक्षम बनाना है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा फेसबुक और नीति आयोग के साथ इस पहल को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य लैंगिक आधार को भी समाप्त करना है और इसीलिए ये अधिक महिलाओं को भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आदिवासी महिलाओं में नेतृत्व के गुण लाने में भी काम करेगा। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी 104 मिलियन है। अधिकांश आदिवासी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र और उत्तर पूर्वी राज्यों में रह रहे हैं। वहीं हाल ही में आईसीएमआर की ओर से नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 जारी की गई। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस साल के अंत तक भारत देश में कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। 18 अगस्त 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर रोगियों की संख्या 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख हो जाएगी। रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2020 के अंत तक देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी होंगे। वहीं 2012 और 2016 के बीच 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों और 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुख्य अंश 2020 में तंबाकू से संबंधित कैंसर भारत के कुल कैंसर बोझ का 27.1% है। इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर का 19.7% और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का 5.4% शामिल है। भारत में कैंसर होने की सबसे अधिक घटनाएं उत्तर पूर्व क्षेत्र में देखी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में 0 से 74 साल के बीच के 4 व्यक्तियों में से एक को कैंसर होने की संभावना है। वहीं एक नजर डालते हैं कैंसर के इलाज पर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सर्जरी, कीमोथेरेपी और विकिरण चिकित्सा के संयोजन प्रमुख उपचार हैं। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का आमतौर पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ इलाज किया जाता है। फेफड़े और पेट के कैंसर का उपचार प्रणालीगत चिकित्सा से किया जाता है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में फैले कैंसर रोगियों का अवलोकन करना है। साथ ही इसका उद्देश्य देश में कैंसर की घटनाओं के अनुमानों की गणना करना है। इस कार्यक्रम को भारत में कैंसर के एटलस का विकास
भी कहा जाता है। भारत में कैंसर के प्रसार के बारे में इस तरह के एक एटलस या रिपोर्ट को पहली बार 2001 से 2002 में प्रकाशित की गई थी। वहीं दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट की रफ्तार अब बढ़ने वाली है, इसको एक नई गति मिलने वाली है। एशियाई विकास बैंक इस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए $1 बिलियन का कर्ज देगा। 18 अगस्त 2020 को एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण का समर्थन करने के लिए $1 बिलियन ऋण को मंजूरी दी। ये सिस्टम अपनी तरह का पहला सिस्टम है। बताते चलें, इस प्रणाली का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले पारगमन विकल्पों की स्थापना करके क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करना है। ये प्रणाली एनसीआर क्षेत्रीय योजना 2020 से 21 के एकीकृत परिवहन नेटवर्क में 3 प्राथमिकताओं वाले रेल गलियारों में से पहली है। ये परियोजना स्टेशन भवनों, रेलवे पटरियों, रखरखाव सुविधाओं, बिजली आपूर्ति और कर्षण के निर्माण के लिए है। इसके अलावा ये उन्नत और उच्च प्रौद्योगिकी सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा, जिसमें मल्टी मॉडल हब होंगे जो परिवहन मोड के साथ सुगम इंटरचेंज सुनिश्चित करेंगे। परियोजना के लिए अन्य फंड बताते चलें, एडीबी के अलावा भारत सरकार $1.89 बिलियन प्रदान करेगी। गरीबी उन्मूलन के लिए एडीबी का जापान फंड भी विभिन्न गतिविधियों का समर्थन करेगा। इस परियोजना में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और सुरक्षित गतिशीलता पर अलग तरीके से ध्यान दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट व्यवस्थित भूमि उपयोग योजना, कम वायु प्रदूषण और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के माध्यम से बेहतर शहरी वातावरण प्रदान करेगा। बताते चलें, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र की आबादी का 37% है। इस प्रकार ये परियोजना शहर में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद करेगी। ये सुरक्षित और विश्वसनीय निर्बाध यात्रा भी प्रदान करेगी। गौरतलब है कि 18 अगस्त 2020 को अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दे दिया। वो सितंबर 2020 से एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वो 1980 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एक नजर डालते हैं एशियाई विकास बैंक पर। इस बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में स्थित है। इस बैंक को विश्व बैंक के साथ जोड़ा गया था। दिसंबर 2019 तक भारत को बैंक से कुल 47.96 बिलियन ऋण प्राप्त हुआ है। ये मुख्य रूप से परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और आईसीटी जैसी परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया गया है। हाल ही में ARIIA 2020 रैंकिंग की घोषणा की गई। इस रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की, जहां 10 संस्थानों की रैंक की घोषणा की गई। 18 अगस्त 2020 को ARIIA रैंकिंग यानी अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2020 जारी की गई। आपको बता दें, रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की। उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 संस्थानों की घोषणा की। IIT मद्रास राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा। आपको बता दें, जहां रैंक 1 IIT मद्रास को मिला है, वहीं रैंक 2 की श्रेणी में IIT बॉम्बे, रैंक 3 IIT दिल्ली, रैंक 4 IISc बेंगलुरु, रैंक 5 IIT खड़गपुर, रैंक 6 IIT कानपुर, रैंक 7 IIT मंडी, रैंक 8 NIT कालीकट, रैंक 9 IIT रुड़की और वहीं रैंक 10 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को दिया गया है। आपको बता दें, सेल्फ फाइनेंस श्रेणी में SR इंजीनियरिंग कॉलेज तेलंगाना ने ARIIA रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया था। निजी संस्थानों की श्रेणी में ओडिशा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT शीर्ष पर रहा। वहीं महिलाओं के तहत अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा।
स्टेट फंडेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की श्रेणी में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष परफॉर्मर रहा। बताते चलें, ARIIA ने इस वर्ष महिला उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए विशेष पुरस्कार पेश किया है। रैंकिंग की अन्य श्रेणियों में शामिल है केंद्रीय रूप से वित्त पोषित संस्थान, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राज्य वित्त पोषित स्वायत्त विश्वविद्यालय, निजी संस्थान, निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय। बताते चले, रैंकिंग के प्रमुख संकेतक संस्थान के प्रशासन में नवाचार, नवीन शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और व्यवसायीकरण, बौद्धिक संपदा निर्माण, उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना है। बताते चलें, ARIIA 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये ध्यान दिया जाना है कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का नाम बदलकर मंत्रालय शिक्षा रखा गया है। ये कदम तब उठाया गया जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनावरण किया। ARIIA को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा लागू किया जाता है। बताते चलें, 2019 में IIT मद्रास शीर्ष नवीन संस्थान के रूप में उभरा था। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। आइए इस रिपोर्ट में इससे जुड़े सारे मुद्दों को समझते हैं। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्र सरकार में गैर राजपत्रित पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा CIT आयोजित की जाएगी। CIT का स्कोर 3 साल के लिए वैध है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके महत्व पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का कदम एक क्रांतिकारी सुधार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एजेंसी भर्ती में आसानी और चयन में आसानी लाएगी। ये बदले में उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में चयनित होने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने में आसानी होगी। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य एजेंसियों के लिए परीक्षा IBPS कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाती है। वर्तमान में केंद्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। एक नजर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी पर। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार केंद्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। ये एजेंसी आर्थिक रूप से वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। ये एजेंसी कई भाषाओं में परीक्षा आयोजित करेगी। बताते चले, केंद्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसे 3 साल की अवधि के लिए उपयोग किया जाएगा। ये फंड्स आकांक्षात्मक जिलों में स्थापित किए जाने वाले परीक्षा के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है। और वहीं देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को और तेज करने के लिए एक कदम उठाया गया है और ये कदम इस दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हाल ही में आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से एक चैलेंज की शुरुआत की गई, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। ये चुनौती आत्मनिर्भरता या आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू की जा रही है। चलिए जान लेते हैं चैलेंज के बारे में। इस चैलेंज का उद्देश्य उन माइक्रो प्रोसेसरों को डिजाइन करना है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। इन चुनौतियों में मुख्य रूप से तकनीकी गड़बड़ियां और सुरक्षा शामिल है। इस चुनौती की पुरस्कार राशि 4.3 करोड़ रुपए है। छात्र और स्टार्टअप कंपनियां इस चुनौती में भाग ले सकती हैं। शक्ति और वेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC और IIT मद्रास ने शक्ति और वेगा नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं। शक्ति एक 32 बिट प्रोसेसर है और वेगा
64 बिट प्रोसेसर है। प्रोसेसर एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करके विकसित किए गए थे। शक्ति एक खुले स्रोत RISC अनुदेश सेट आर्किटेक्चर के आधार पर विकसित किया गया था। वहीं RISC का पूर्ण स्वरूप रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर है। इसमें निर्देशों का अत्यधिक अनुकूलित सेट है। आत्मनिर्भर भारत अभियान ये योजना मुख्य रूप से वोकल फॉर लोकल अवधारणा पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य देश के भीतर एक अभिनव तरीके से विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। इसीलिए संबंधित मिशनों को पूरा करने के लिए निम्न को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चुना गया है। मेडिकल साइंस के लिए एम्स, रक्षा अनुसंधान के लिए DRDO, विमानन के लिए HAL, अंतरिक्ष के लिए ISRO, ऊर्जा के लिए GAIL और NTPC। आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रभाव कृषि क्षेत्र विशेष रूप से वन नेशन वन मार्केट में घोषित उपायों से भारत को दुनिया का खाद्य कारखाना बनने में मदद मिलेगी। वहीं 40,000 करोड़ रुपए के मनरेगा निवेश से प्रवासियों में गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। MSMEs को 3 लाख करोड़ रुपए के जमानत मुक्त ऋण ने आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों को शुरू करने में मदद की। बताते चलें, रक्षा क्षेत्र में 49% से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने से आयुध कारखानों को उच्च बढ़ावा मिला है। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। 19 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। वर्ष 1604 में प्रथम प्रकाश पर्व उत्सव हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना के रूप में मनाया गया था, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु का दर्जा दिया गया है। इसी कारण इसे आदि ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ये सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। आदि ग्रंथ को सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। इस आदि ग्रंथ में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अपना कोई भजन नहीं छोड़ा। हालांकि उन्होंने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के सभी 115 भजनों को जोड़ा और उनके उत्तराधिकारी के रूप में पाठ की पुष्टि की। 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 31 शहरों में ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोबाइल वैनों को अहमदाबाद, प्रयागराज, बंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, खूंटी, मुंबई एवं रांची जैसे कुछ शहरों में भेजा गया है। कोविड-19 के मद्देनजर ट्राइफेड की ये नई पहल सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति को जैविक, प्राकृतिक रूप से प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले जरूरी उत्पादों को खरीदने के साथ एक सतत एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन शैली को अपनाने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत न पड़े। मोबाइल वैन के द्वारा ट्राइफेड जनजातीय लोगों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को देश के विभिन्न इलाकों में ग्राहकों तक सीधे पहुंचा रहा है और साथ ही इन उत्पादों पर छूट देने की पेशकश भी की जा रही है। 20 अगस्त 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किए गए। लगातार चौथी बार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। इसके बाद गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के नवी मुंबई का स्थान रहा। सर्वेक्षण में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब मिला है। मैसूरू ने भारत में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता। ये सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार 2016 में किया गया था। इसमें 73 प्रमुख शहरों का मूल्यांकन किया गया था। दूसरा सर्वेक्षण 2017 में आयोजित किया गया था, जिसमें 434 शहर शामिल थे। तीसरा सर्वेक्षण जो 2018 में आयोजित किया गया था, इसमें 4,203 शहर शामिल थे और चौथा सर्वेक्षण 2019 में आयोजित किया गया था। 2019 का सर्वेक्षण डिजिटल रूप से आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश स्थानीय लोगों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण की शुरुआत करेगा। एक ऐतिहासिक फैसले में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए सभी राज्य सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के अपने इरादे की घोषणा की। यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश
आदिवासी जनसंख्या के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 धर्म, जाति, लिंग, जाति के वंश और जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव से नागरिकों की सुरक्षा करता है। लेकिन इसमें कुछ उपवाद हैं। उनमें से एक ये है कि निवासियों के लिए रोजगार संरक्षित किया जा सकता है। झारखंड राज्य ने स्थायी निवासियों के लिए 75% निजी के क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण की घोषणा की। बताते चले, हरियाणा राज्य ने झारखंड के समान 75% आरक्षण कोटा के साथ अध्यादेश को मंजूरी दी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक ने टैकलिंग कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की। ये रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 संकट के कारण लगभग 41 लाख भारतीय युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट कहती है कि नौकरी के नुकसान का बड़ा प्रतिशत खेत और निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों को झेलना पड़ सकता है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों में लगभग 1 से 1.5 करोड़ युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नौकरियां जाएंगी। इसके बाद भारत का स्थान है। भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 32.5% हो गई है। हालांकि इस क्षेत्र के सभी देशों में श्रीलंका को 37.8% की दर से अधिकतम बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं को वयस्कों की तुलना में अधिक से अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें, भारत में 3/4 इंटर्नशिप और 2/3 फर्म स्तरीय प्रशिक्षुता पूरी तरह से बाधित हो गई है। 19 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति शुरू की। इसका लक्ष्य 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इस नीति का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों का विकास करना है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाना है। इसके अलावा ये नीति कोविड-19 संकट के बाद अपने निवेशकों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करेगी। उत्तर प्रदेश विनिर्माण नीति 2017 एक बड़ी सफलता थी और इसने निवेश और रोजगार सृजन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्र नोएडा और ग्रेटर नोएडा को दुनिया में उभरते हुए मोबाइल विनिर्माण हब के रूप में स्थापित किया गया। यह अब देश में भारी विदेशी निवेश आकर्षित कर रहा है। इस नीति का उद्देश्य पीएम मोदी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के शून्य आयात के दृष्टिकोण को प्राप्त करना है। वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए किया जाएगा कैंपा फंड का उपयोग। 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 24 राज्य के वन मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान मंत्री ने घोषणा की है कि कैंपा फंड का उपयोग केवल वृक्षारोपण पहल और वनीकरण के लिए किया जाएगा। साथ ही वन आधारित विचलन नीति को 7% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। कैंपा का पूर्ण स्वरूप है। बताते चले, कैंपा का पूर्ण स्वरूप कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है। मंत्री ने वनीकरण और वृक्षारोपण पहल की ओर 80% कैंपा फंड का निर्देश दिया है। इस निधि का उपयोग वन अधिकारियों और बुनियादी ढांचे के अधिग्रहण के लिए वेतन का भुगतान करने के लिए किया गया था। कैंपा फंड्स की स्थापना का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में दिया था। 2006 में कैंपा की स्थापना कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड के प्रबंधन के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। बताते चले, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 8 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य ऊर्जा को सस्ती बनाने के लिए चुनौतियों का समाधान करने के लिए दुनिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक साथ लाना है। अभी हाल ही में 1.5 साल पहले शुरू किए गए गठबंधन के साथ ये पहले से ही 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं को लागू कर रहा है। ये उम्मीद की जा रही है कि शिखर सम्मेलन के दौरान
ISA असेंबली में विश्व सौर बैंक प्रस्तुत किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में बैंक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आकार का होगा। ये शिखर सम्मेलन अगली पीढ़ी की सौर प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार जुलाई 2020 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 35 GW था। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन 35 गीगावाट था। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। ये पुल 141 मीटर ऊंचा है। इसमें मॉन्टेनेग्रो यूरोप में 139 मीटर लंबे माला रिजेका पुल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ये पुल 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तुपुल इम्फाल रेलवे लाइन परियोजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट में 45 सुरंगें हैं। इस परियोजना में 12वीं सुरंग उत्तर पूर्व में सबसे लंबी सुरंग होगी। इस पुल की कुल लंबाई 703 मीटर है। पुल को धारण करने वाले पियर्स का निर्माण हाइड्रोलिक बर्मा के साथ किया जाएगा। पुल के निर्माण के लिए स्लिप फॉर्म तकनीक का उपयोग किया गया है। 17 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में 13 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं 3000 करोड़ रुपए की थी। गूगल ने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ एक करार किया है। हालांकि इस पहल को गूगल पिछले कई महीनों से चला रहा है। इसके तहत उसने देश भर में बाढ़ को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सार्वजनिक सूचनाएं भेजी। ये सूचनाएं लोगों को समय से नवीनतम और अहम जानकारियां देती है। इससे लोगों को अपने परिवार और मित्रों की सुरक्षा को लेकर सही फैसला लेने में मदद मिलती है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करने वाले हर नागरिक को ये सूचनाएं मिली। इसके जरिए सही जानकारी पाने के लिए उनके फोन पर लोकेशन ऑन होना चाहिए। देश में बिहार और असम जैसे राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। अब इस पहल के साथ एंड्रॉइड फोन के साथ कोई भी उपयोगकर्ता अलर्ट प्राप्त कर सकता है। गूगल फिलहाल ये अलर्ट हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में जारी कर रहा है। गूगल चेतावनी जारी करने के लिए कलर कोडेड नक्शे पेश कर रहा है। ये नक्शे बाढ़ वाले इलाकों को दिखाते हैं। मानचित्र को बड़ा करने पर इन इलाकों में लोगों को मौजूदा जल स्तर के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। इस पहल का लाभ उठाने के लिए उपयोगकर्ता को गूगल मैप्स पर प्रभावित क्षेत्र के नाम के बाद बाढ़ की खोज करनी होगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। इसरो के अनुसार वर्तमान में चंद्रयान 2 के सभी उपकरण अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि चंद्रयान 2 को 7 और वर्षों तक चालू रखने के लिए ईंधन पर्याप्त है। ऑर्बिटर ने चंद्रमा के चारों ओर 4400 से अधिक परिक्रमाएं पूरी की। हालांकि पिछले वर्ष सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास सफल नहीं हुआ था, लेकिन ऑर्बिटर को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में रखा गया था। चंद्रयान 2 को चंद्रमा की सतह की रासायनिक संरचना, स्थलाकृति, तापीय भौतिक विशेषताओं, खनिज विज्ञान और वातावरण के विस्तृत अध्ययन के माध्यम से चंद्रमा के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। सरकार ने एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा। एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुरूप लॉन्च किया गया था। एथेनॉल एक जल रहित एथिल अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। यह अनुमान है कि 5% एथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम हो जाएगा। इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में शुद्ध कमी होने की उम्मीद है। गुजरात ने भरूच में भातभूत परियोजना के लिए
अनुबंध प्रदान किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न के प्रभावित होने की संभावना है। ये नर्मदा नदी के पार भातभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये थी इस हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।